मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग 12th का बिजनेस स्टडी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टडी क्लास 12 में क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की विशेषताएं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है इस चैप्टर में, मैनेजमेंट का उद्देश्य पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का महत्व क्या है पढ़ना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है, आर्ट मतलब कला है, विज्ञान है कि पेशा है, प्रोफेशन है, इसको पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की विशेषता क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का महत्व क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रबंधन के बारे में जानते हैं, मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर, उसकी सफलता या असफलता किसी भी मैनेजर की एफिशिएंसी पर, योग्यता पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पर, प्रबंधन पर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरे से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट करते हैं। एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर होते हैं उस वर्कर से काम लेता है, उस काम लेने की कला को ही हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट की, प्रबंधन के मॉडर्न कंसेप्ट पर जाते हैं तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को प्राप्त इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्या चीज का प्रोसेस है, गेटिंग थिंग, काम करना है, डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को प्राप्त करने का कैसे इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण रूप से और इफिशिएंटली, दक्षता रूप से काम करने की कला को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस क्यों करते हैं, व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है विधि। तो इस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक और मैनेजर को एक मैनेजमेंट का वर्क करने के लिए बहुत सब सीक्वेंस को, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। बिना स्टेप्स, बिना सीक्वेंस को फॉलो किए कोई भी मैनेजर किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता है। तो स्टेप्स क्या है, सीक्वेंस क्या है, स्टेप्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हर एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन सीक्वेंस को फॉलो करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग का मतलब क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो उस प्लानिंग का सोचता है क्या काम करवाना है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग उसके लिए क्या क्या जरूरत होगा उसके बारे में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग मतलब कौन से कितने लोग लगेंगे, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है इस काम को पूरा करने के लिए, डायरेक्टिंग किसके सुपरविजन ये काम होगा, दैट इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, काम प्रभाव से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मैनेजर देखता है। इसलिए मैनेजमेंट को लोग प्रोसेस करते हैं, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नोन एज प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं इफेक्टिवनेस के ऊपर, प्रभावपूर्णता क्या है, इफेक्टिवनेस क्यों मैनेजमेंट को, कब हम लोग प्रभावपूर्ण मैनेजर को प्रभावपूर्ण या दक्ष मानेंगे, जब कोई भी काम एक मैनेजर गिवन टाइम में अगर वो मैनेजर काम को पूरा करेगा तो उसको इफेक्टिवनेस मानेंगे। मतलब टाइम, अगर मैनेजमेंट टास्क को, गिवन टास्क को टाइम में पूरा करता है तो उसको इफेक्टिवनेस माना जाएगा। अदरवाइज वो मैनेजर प्रभावपूर्ण मैनेजमेंट, केवल मैनेजमेंट करने से ही वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को एफिशिएंसी हम तब कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम तब एफिशिएंसी मान लेंगे जब वो मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम रिसोर्स का यूज करके अगर वो मैनेजमेंट को करेगा तो उसको हम लोग एफिशिएंसी कहेंगे, अदरवाइज वो एफिशिएंसी नहीं कहलाएगा। दैट इज, अब हम लोग सेकंड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो आते हैं इसका एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड
ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है और उस गोल को प्राप्ति के लिए मैनेजर दिन रात काम करता है, अपने वर्कर से काम लेता है उस गोल को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो किया जाता है किसी गोल को निर्धारित करके ही मैनेजमेंट का काम किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या गोल है कि कितना हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज द गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं स्कूल, इसका क्या गोल हो सकता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग इनरोल करें, दैट इज द गोल ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल हो सकता है। तो मैनेजर का पहला क्या फीचर्स है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट को हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, मैनेजमेंट सर्वव्यापी है, सभी जगह है। गॉड इज परवेसिव, गॉड मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरत है। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग सर्वव्यापी बोलते हैं। मतलब प्रॉफिटेबल होगा वहां भी मैनेजमेंट का जरूरत होगा, नॉन प्रॉफिटेबल होगा वहां भी मैनेजमेंट का जरूरत होगा। विदाउट मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉन एज परवेसिव। मैनेजमेंट को हम लोग परवेसिव बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को हम लोग मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुआयामी। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, एक ही काम नहीं करता है, एक से अधिक कार्य कर सकता है। मैनेजमेंट एक से अधिक कार्य कर सकता है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल का अर्थ होता है बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब होता है मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम लोग क्या क्या चीज का मैनेजमेंट करते हैं? तो प्लानिंग करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ वर्क है, काम है, तो उसका मैनेजमेंट करना, वर्क का मैनेजमेंट करना। तो वर्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग, मतलब प्लानिंग में हम लोग क्या देखते हैं कौन कौन सा काम करना है, किसके द्वारा करवाना है, कब करना है, तो दैट इज द प्लानिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजिंग, उस काम के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, उन चीजों को जुगाड़ लगाना, उन चीजों को इकट्ठा करना, उन चीजों को एकत्रित करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है? व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मतलब काम मेरा ठीक से, मैनेजर क्या करता है कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता है कि काम मेरा ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब मैनेजर जो टारगेट फिक्स किया वो टारगेट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टाइम टू टाइम मैनेजर इसको चेक आउट करता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से प्लान देगा, कंट्रोल फिर देखता है। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, किसका मैनेजमेंट करता है? मैनेजर पीपल का। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का समूह है और लोगों को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोग क्या क्या देखते हैं? स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, मतलब क्या किस काम के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कौन कौन लोग कौन कौन से काम करेंगे और उस काम को करने के लिए डायरेक्शन कौन उसको सुपरवाइज करेगा, किसके अंडर में काम करेगा, तो ये मैनेजर सुनिश्चित करता है, देखता है। डायरेक्टिव में मैनेजर देखता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के काम को कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एक विधि है, किसी भी काम को करने का तरीका है। इसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन होगा, इस पार्ट को प्रोसेस को पूरा मैनेजर देखता है। प्रोडक्शन प्रोसेस को कि किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं हो रहा है। सेल्स में देखना, सेल्स डिपार्टमेंट में देखना सेल्स का काम क्या है, किस तरह से सेल्स है, मेरा सेल्स टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं, सेल्स हो रहा है कि नहीं, और फाइनेंस पैसा कहां से आएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस। ये मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस को देखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ मल्टी मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहें? मैनेजमेंट में हम लोग तीन चीज को देखते हैं, तो मतलब मैनेजमेंट एक से अधिक चीजों को कर सकता है, एक से अधिक काम मैनेजमेंट करता है, एक से अधिक काम करता है। तो कौन सा काम करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क हम लोग देखे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हम लोग देखे प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल हम लोग देखे, मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग हम लोग क्या देखे? स्टाफिंग देखे, स्टाफिंग करना है और डायरेक्टिंग करना है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम लोग क्या देखे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम लोग देखे प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। अब हम लोग मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस या ऑनगोइंग प्रोसेस करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब लगातार चलने वाली क्रिया। मैनेजमेंट क्या है? जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट है, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट है,
विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली क्रिया है मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट फीचर्स में आएंगे तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को हम लोग ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। मैनेजमेंट को हम लोग ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं? लोगों का समूह है, लोगों के द्वारा काम करते हैं और लोगों के काम को मैनेजर क्या करता है? डायरेक्शन देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए। तो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? लोगों का समूह है, लोगों के द्वारा कार्य करने की कला है। प्रबंधन क्या करता है? प्रबंधन लोगों से काम लेता है, ये है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब हम लोग आते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट को हम लोग डायनामिक फंक्शंस क्यों कहते हैं? व्हाई मैनेजमेंट इज नॉन एज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है उस मैनेजमेंट को उसके एनवायरनमेंट के आधार पर डिसीजंस लेना पड़ता है और वो डिसीजंस लेने के लिए मैनेजर अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट डिसीजंस लेता है। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग डायनामिक फंक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो हर एक स्कूल क्या डिसाइड किया है कि हम लोग वीडियो क्लासेस के माध्यम से बच्चों पर ताकि क्लास हैम्पर ना हो। तो दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये डिसीजन इसका है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, मैनेजर का डिसीजन है, इसलिए डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते, इनटैंजिबल का मतलब उसको स्पर्श नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को हम लोग छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उसके उपस्थिति को हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसका सक्सेस या फेल्योर बतलाए मैनेजमेंट कैसा है। तो मैनेजमेंट इज ए इनटैंजिबल। मैनेजमेंट को हम इनटैंजिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के प्रेजेंस को, उपस्थिति को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रबंधन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग मैनेजमेंट का बारे में समझे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझे। अब हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट क्या जाता है। तो मैनेजमेंट करने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने का तीन उद्देश्य, बेसिकली तीन उद्देश्य होता है। ये तीनों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही मैनेजर अपना मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी संस्था का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, सामाजिक दायित्व को, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजर का और या वर्कर का अपना जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये तीन चीज देखा जाता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्यों मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, मैनेजमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या करता है? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसको हम लोग बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी मैनेजर के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले सर्वाइवल पार्ट का मतलब होता है जीवित रहना। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है, मार्केट में जीवित रहना है, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। मतलब उसका एक्सपेंसेस इतना हो या इतना इनकम हो कि एक्सपेंसेस को इनकॉर्ड कर सके, तो हम लोग कर सकते हैं मैनेजमेंट सर्वाइवल पोजीशन में है। कोई भी मैनेजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस में ज्यादा दिन तक रन नहीं कर सकता है। मतलब अगर मार्केट में सर्वाइव रहना है, मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप होना है, तो सबसे पहले सर्वाइवल पॉइंट को देखना होगा, सर्वाइवल को देखना होगा। सर्वाइवल में हम लोग आते हैं कि नो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन हो, इतना ऑर्गेनाइजेशन का इतना इनकम हो कि उसका एक्सपेंसेस को आराम से मेकअप कर सके। दैट इज द सर्वाइवल पार्ट। अब सर्वाइवल ही एनफ नहीं। अब मैनेजर क्या सोचता है कि केवल हम सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, इससे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको प्रॉफिट भी करना होगा। कब तक हम सर्वाइवल पोजीशन में रहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशंस में रहेंगे? हमको प्रॉफिट और मैनेजर की एफिशिएंसी को तभी मापा जा सकता है जब वो प्रॉफिट अर्न करके दिखलाता है, मैनेजर को प्रॉफिट में की ओर ले जाता है। अब जिस पोजीशन में उस पोजीशन से आगे की ओर ले जाता है, तब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर को सक्सेस मैनेजर माना जाता है। अदरवाइज वो मैनेजर सक्सेस मैनेजर तब तक नहीं माना जाता है जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले वाले पोजीशन से और हायर पोजीशन में ना ले जाए, अर्थात प्रॉफिट की ओर ना ले जाए। तो अब क्या करना है, सर्वाइवल के बाद हमको प्रॉफिट भी देखना है। मैनेजमेंट प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, ये मैनेजर का उद्देश्य होता है।
कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम जिसका ये कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना मैनेजर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। आफ्टर टेकिंग प्रॉफिट हो रहा है, आफ्टर टेकिंग प्रॉफिट आप जाते हैं ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर कि इंक्रीज वॉल्यूम, सेल्स हो तो सेल्स इंक्रीज करना, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, वॉल्यूम को इंक्रीज करना। मतलब हमारा एक आउटलेट है तो एक और दूसरा आउटलेट खोल लेना। ये हर एक मैनेजर, तभी मैनेजर को कुशल मैनेजमेंट या सफल प्रबंधक माना जाएगा जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक आउटलेट को और बढ़ा करके दूसरे आउटलेट को बढ़ाएगा और ओपन करेगा। तब अब हम लोग आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो किसी भी मैनेजमेंट का केवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस संस्था को काम कर रहा है उसी को ऑब्जेक्टिव को पूरा करना ही उसका दायित्व नहीं, उतना से वो अच्छा कुशल मैनेजर नहीं कहलाएगा। उसके साथ साथ कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना पड़ता है। तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर एक संस्था जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। संस्था सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी को देखते हुए रहना है। अगर संस्था को सोसाइटी में सर्वाइव करना है अपने आप को तो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी मैनेजमेंट को पूरा करना होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऐसा प्रोडक्शन, मतलब रिसोर्स को इस तरह से दोहन नहीं करना, इस तरह से रिसोर्स को खत्म नहीं कर देना है कि इन्वायरमेंट ही हमारा नष्ट हो जाए। अगर इन्वायरमेंट नष्ट हो जाएगा सोसाइटी हार्म होगी, अगर सोसाइटी हार्म होगी तो सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है तो सोसाइटी में होता है। तो सोसाइटी हम लोगों को मैनेजर को देखना होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन मेथड हम जो यूज कर रहे हो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है कि नहीं, मतलब सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा चीज तो नहीं है जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। इस तरह से तो मैनेजमेंट को ये भी देखना है, क्या देखना है, फ्रेंडली प्रोडक्शन देखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में केवल प्लास्टिक यूज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, गंगा पानी हो रही है, उसका कचरा गंगा में जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट नष्ट होगा। इन्वायरमेंट नष्ट होगा तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों पर पड़ेगा। और लोगों पर पड़ने का मतलब है लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस करना है किसके द्वारा करना है, लोगों के लिए करना है। अगर लोग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे। तो हम लोगों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंटल मेथड को प्रोडक्शन देखना है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन को केवल जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है सोसाइटी में इस उद्देश्य से होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। अगर एम्प्लॉयमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, सराउंडिंग अपने सराउंडिंग में लोगों को, बेरोजगार लोगों के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को, एम्प्लॉयमेंट देना। अब हम आते हैं बेसिक फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। केवल इतना ही नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग मैनेजर्स का ये दायित्व होता है कि जो जो बेसिक नीड है वो प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को, जैसे उनके बच्चों के लिए स्कूल्स दे देना, पार्क सुविधा देना, हॉस्पिटल्स देना, ये सब बेसिक फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को देना या अपने सराउंडिंग में जो भी सराउंडिंग में ये सब अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अब है प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर उसके प्रोडक्ट पर, उसके सर्विस पर डिपेंड करता है। वो अगर अच्छा सर्विस देता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। अगर वो अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहा है तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है वो गुड्स, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेगा, तभी वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोगों का समूह है और बहुत सारे लोग अलग अलग अपने उद्देश्य को, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। अब उनका एक मैनेजर्स का, एक कुशल मैनेजर्स का ये भी दायित्व होता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा जो वर्कर है उसके भी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। तो उसके ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हर एक वर्कर जो आता है वो फाइनेंशियल नीड्स को लेकर के आता है। फाइनेंशियल नीड्स के उसका सैलरी बढ़िया से हो जाए, टाइम पर सैलरी हो जाए, बोनस उसको मिले, सोशल नीड्स उसका पूरा हो, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले, पहचान मिले और वो हायर लेवल में पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशन से हायर लेवल में पहुंच पाए। ये भी मैनेजर्स को देखना का काम है, ये भी मैनेजर्स देखता है, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज 3। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के महत्व के ऊपर बात करेंगे। प्रबंधन का क्या महत्व है, क्यों प्रबंध किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में।
तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए। ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस अलग अलग चीज है। ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य होता है और महत्व दोनों अलग अलग चीज है। तो हम लोग अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोगों क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों का समूह है और लोगों को मैनेजर क्या करता है, लोगों के समूह को एफर्ट को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है ताकि लोग संगठित रूप से कार्य कर सकें। तो उसका ये मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर काम करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और उस गोल को प्राप्त करना हर एक वर्कर और मैनेजर दोनों का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त किया जाए। और उसके वर्कर के एफर्ट को मैनेजर क्या कहते हैं, डायरेक्शन देता है, दिशा देता है ताकि वो ग्रुप गोल को अचीव कर सके। दैट इज ग्रुप गोल क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल इज ग्रुप गोल। मतलब ग्रुप गोल को दिशा देना एक मैनेजर का काम होता है। तो मैनेजमेंट अच्छा से मैनेजर क्या करता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है उस ग्रुप गोल को अचीव करने में। कैसे, तो मैनेजर हर एक वर्कर्स के एफर्ट्स को एक अच्छा डायरेक्शन देता है, एक दिशा निर्देश देता है कि किस तरह से हम लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को हम लोग अचीव कर सके। तो इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। अब मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कुशलता। लोगों में कुशलता, अगर एक बिना मैनेजमेंट का वर्क होगा, बिना डायरेक्शन का, मतलब वो वर्क जो होगा दिशाविहीन हो जाएगा, वर्क नहीं होगा, काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर वो कुशल नेतृत्व के अंदर में एक अच्छा मैनेजर के अंदर में वर्क काम नहीं होगा तो वर्क अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर क्या करता है, हर एक वर्कर की जो अंदर एफिशिएंसी है, उसको जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको निखारता है। कैसे, उससे काम लेकर के, उसको सुपरवाइज करके, उसको डायरेक्शन देकर के, उसको समझा करके किस तरह से हम काम करेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है, वो गोल जो है उसको हम प्राप्त कर सके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। अब आते हैं कि मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब है सिचुएशन बेस्ड, जिस तरह का सिचुएशन होगा उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों का लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन में अभी क्लास में पढ़ाई की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मैनेजर स्कूल का मैनेजमेंट या शिक्षा संस्थाएं जो है वो क्या डिसाइड किए कि बच्चों को घर बैठे उन लोगों को एजुकेशन दिया जाए, मतलब स्कूल घर तक पहुंच जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें पालन हो ताकि लोग सेफ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, घर में रहें और घर में रहते हुए हम लोग पढ़ाई लिखाई पर ना हो, पढ़ाई भी जारी रहे। तो ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, सिचुएशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट था उस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है। अब आते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम पहले बता चुके और एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। हर एक लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, वो हर एक आदमी का अपना अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। कोई सैलरी के लिए आता है, कोई नाम करने के लिए आता है। तो हर एक आदमी कोई स्टेटस के लिए आता है, हायर लेवल में पहुंचना चाहता है, लोगों में पहचान बनाना चाहता है। तो मैनेजमेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब अपने वर्कर के ऑब्जेक्टिव्स को, साथ ही साथ मैनेजर का खुद का ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। अगर एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कर देगा तो उसकी पहचान होगी, लोगों की पहचान होगी, एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा, एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, अगर प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, सेल्स अच्छा हो जाएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन रन अच्छा करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो इससे क्या होगा, सैलरी बढ़ेगी, शेयर और प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। नाउ हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी को डेवलपमेंट। कैसे, सोसाइटी में अभी सोसाइटी में जैसे लॉकडाउन का पीरियड था तो हम लोग देखे टाटा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसा क्या किए, गवर्नमेंट को हेल्प किए। गवर्नमेंट को क्यों हेल्प किए, ताकि गवर्नमेंट जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है उसको मदद कर सके। तो इस तरह से सोशल डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट कैसा है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मतलब मैनेजमेंट क्या कला है, आर्ट है। मैनेजमेंट एज ए साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस है, विज्ञान है, या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, या मैनेजमेंट पेशा है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। करने का पर है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट की प्रकृति
कैसे होती है, मैनेजमेंट को क्या कला कर सकते हैं, मैनेजमेंट को क्या हम लोग साइंस विज्ञान कर सकते हैं, क्या कि मैनेजमेंट को हम लोग पेशा प्रोफेशन कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट का मतलब कला। तो मैनेजमेंट को आर्ट करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो जो फीचर्स एक आर्ट में, एक आर्टिस्ट में होता है, वही सब फीचर्स क्या मैनेजर में या एक मैनेजमेंट में होता है क्या, तभी हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अदरवाइज मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट के बारे में, आर्ट का फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्ट का क्या क्या फीचर्स है। तो पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एक आर्टिस्ट को थ्योरेटिकल नॉलेज, जिस फील्ड का भी आर्टिस्ट है, चाहे वो ड्राइंग है, ड्राइंग बनाता हो, चित्रकार हो, या गायक हो, या डांसर हो, जो भी आर्टिस्ट हो, तो उसको उस फील्ड का थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आर्टिस्ट जो ड्राइंग बनाता है, वो उसको कलर्स का ज्ञान होना चाहिए कि किस जगह में किस कलर्स का हम लोग उपयोग करेंगे। एक डांसर है तो उसका स्टेप्स का नॉलेज होना चाहिए, किस किस डांस में किस प्रकार का स्टेप्स हम लोग लगेगा, ये उसका नॉलेज होना, थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। अब एक गायक है तो उसको सारेगामा पा निशा का जो शब्द है, इसका रियाज होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अच्छा गायक बन सकता है, अदरवाइज वो अच्छा गायक नहीं बन सकता है। तो एक आर्टिस्ट में एक उसके फील्ड का उसको नॉलेज होना जरूरी है। अगर उसके फील्ड को उसको नॉलेज नहीं होगा तो वो अपने फील्ड में सक्सेस नहीं होगा। तो अपने फील्ड में सक्सेस होने के लिए उसको अपने फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्या एक मैनेजर को भी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है क्या? हाँ, जरूरत होती है। एक मैनेजर को भी थ्योरेटिकल नॉलेज का जरूरत है। अगर एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशंस का नॉलेज नहीं होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उसको बैकग्राउंड हिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कमियां हैं या क्या उसका क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में अगर मैनेजर नहीं जानेगा तो किसी भी तरह से मैनेजर सक्सेस मैनेजर नहीं हो सकता। अगर उसको अपने वर्कर की एफिशिएंसी, अपने वर्कर की योग्यता, क्या वर्कर कर सकता है, उसका एफिशिएंसी क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कितना क्षमता है, क्या एम है, ये सब अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मैनेजर सक्सेस नहीं होगा। तो ये जो फीचर्स है, आर्ट के जो फीचर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी होना जरूरी है। अगर ये मैनेजमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, तो मैनेजर सक्सेस मैनेजर नहीं बना जाएगा, अपने फील्ड में अपने ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस नहीं हो सकता है। उसी तरह से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर एक आर्टिस्ट जो होता है अपने कला को, अपने नॉलेज को अपने तरीका से अप्लाई करता है। हर एक गायक एक ही गाना को अगर अलग अलग आर्टिस्ट गाएगा तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, तरीका जो प्रेजेंट करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। तो हर एक जो आर्टिस्ट है, वो हर एक जो मेकर है, जो चित्र बनाता है, वो अपना कलर्स और कॉम्बिनेशन देखता है। तो उसी तरह से एक मैनेजर जो है वो अपने फील्ड में अगर अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी कला को प्रदर्शित करता है, दिखलाता है किस एफिशिएंसी को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो। तो ये पर्सनल एप्लीकेशन हर एक मैनेजर की भी एग्जिस्टेंस है, ये मैनेजमेंट में जरूरी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी गायक, कोई भी डांसर तभी सक्सेस होता है जब लगातार कंटिन्यूअसली वो काम को पूरा करता है, वो लगातार प्रैक्टिस करता है, क्रिएटिविटी लाता है अपनी चीजों में। उसी तरह से मैनेजर अपना एफिशिएंसी को हमेशा अपने आप को एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, प्रैक्टिस करता है, क्रिएटिविटी लाता है, नया काम लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो सक्सेस होता है। तो ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये फीचर्स भी मैनेजमेंट में है। अतः जो फीचर्स आर्ट में जो फीचर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों मैनेजमेंट में है। अतः हम कह सकते हैं मैनेजमेंट को एक कला के रूप में कह सकते हैं। अब हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस, मतलब मैनेजमेंट विज्ञान है, प्रबंधन विज्ञान है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग देखें कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, उसको एक्सप्लेन किए, उसका फीचर्स देखें, आर्ट का फीचर्स देखें, और वो फीचर्स के साथ कोरिलेट करके देखें कि मैनेजमेंट वो फीचर्स है कि नहीं। उसी तरह से हम लोग साइंस का फीचर्स देखेंगे और वो फीचर्स हम कोरिलेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ। अगर साइंस का फीचर और मैनेजमेंट का फीचर सेम होगा तो हम लोग मैनेजमेंट को विज्ञान कर सकेंगे, अदरवाइज मैनेजमेंट को हम लोग प्रबंधन को विज्ञान हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं
मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान का क्या क्या फीचर्स है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हम लोग आते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक साइंटिस्ट को साइंस में कोई भी थ्योरी होता है तो वो पूरा उसका नॉलेज होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, चाहे H2O, तो इस पर डिपेंड है। तो बेस्ड ऑन उसका जो सिद्धांत है वो प्रिंसिपल जो है एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। तो कैसे एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है? वो एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि पानी 100 डिग्री में ही बॉयल कर रहा है, बार-बार एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन मैनेजमेंट में ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बेस्ड होता है और ह्यूमन का बिहेवियर अलग-अलग होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस के आधार पर, ह्यूमन का नेचर के आधार पर या ह्यूमन के नीड के आधार पर उसका बिहेवियर होता है। तो ये जो मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है वो लैबोरेटरी बेस्ड नहीं होता है। वही साइंस का जो सिद्धांत होता है वो लैबोरेटरी बेस्ड होता है। कहने का तात्पर्य है साइंस का जो भी सिद्धांत डेवलप किया जाता है वो लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लैबोरेटरी में डेवलप नहीं किया जाता है, ये ह्यूमन पर होता है। तो ह्यूमन का नेचर अलग अलग है। तो प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो साइंस का जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट में नहीं हो सकता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि साइंस का जो भी सिद्धांत है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। जब एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा तो एक ही जैसा रिजल्ट आएगा, उस हर एक जगह लैबोरेटरी बेस्ड रिजल्ट है तो चाहे इसलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर एक जगह उसका रिजल्ट सेम रिजल्ट आएगा। अगर हम H2O की बात करें पानी, तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन देने से पानी बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? लैबोरेटरी बेस्ड है। उसी तरह लेकिन ये जो यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसीलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी है साइंस का, लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हो सकता क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग का होता है। ह्यूमन बीइंग और अपना बिहेवियर ह्यूमन का अलग अलग होता है। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के ऊपर। स्टार्ट। तो हम लोग देखें कि जितना फीचर्स साइंस का है सारा फीचर्स मैनेजमेंट में सारा फीचर्स नहीं है। तो इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को साइंस नहीं करेंगे। मैनेजमेंट को हम लोग साइंस, सोशल साइंस कर सकते हैं लेकिन साइंस नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन मतलब पेशा। क्या मैनेजमेंट को पेशा कहा जा सकता है इसके तौर में? तो जिस तरह से हम लोग आर्ट और साइंस का फीचर्स देखें और उस फीचर्स को हम कंपेयर किए मैनेजमेंट के साथ, उसी तरह से हम लोग इसमें भी देखेंगे कि जितना भी प्रोफेशन का फीचर्स का पेशा तुम लोग जानते हो, जैसे 11 में पढ़े हो डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, ये सब क्या है? पेशा है, वकील पेशा है। तो ये सब जो फीचर्स है प्रोफेशन का फीचर्स जो है वो फीचर्स का मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट की प्रोफेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग प्रोफेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स और प्रोफेशन का फीचर्स देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में है, पेशा में है, चाहे वो टीचर है या डॉक्टर है, जो भी है वो या वकील है, उसको अपने प्रोफेशंस का पूरा नॉलेज है। वो एक बार नॉलेज लिया है, ट्रेनिंग लिया है, तभी वो प्रोफेशंस को प्रैक्टिस के डॉक्टर अपने एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के बाद ही अपना प्रैक्टिस कर रहा है। टीचर एजुकेशन लेने के बाद ही, ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो अपने प्रोफेशंस को कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, और या तुम्हारा वकील करता है। तो वेल उसका एक अपना ट्रेनिंग और नॉलेज एक्वायर किया है तभी वो प्रोफेशंस को कर पा रहा है। तो मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशंस का उसके अंदर स्किल है, मैनेजर का स्किल है, मैनेजमेंट का स्किल है, तभी वो मैनेजमेंट का काम कर पा रहा है, तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस दे पा रहा है, अदरवाइज वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस नहीं दे पा रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट, ये जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ये फीचर्स मैनेजमेंट में है, नहीं थोड़ा बहुत है। तो हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का जो फीचर्स प्रोफेशन का फीचर्स वो फीचर्स है। दूसरा फीचर्स हम लोग आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब प्रोफेशंस में कोई भी बिना उस एरिया में एजुकेशन लिए, बिना ट्रेनिंग लिए कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनलिस्ट नहीं हो सकता, प्रोफेशंस में नहीं जा सकता है। एक टीचर डॉक्टर का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एक डॉक्टर टीचिंग प्रोफेशंस में नहीं जा सकता है, एक लॉयर प्रोफेशंस में नहीं जा सकता है क्योंकि उसका पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेना पड़ता है और बिना ट्रेनिंग लिए वो नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो फीचर्स है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वो प्रोफेशंस में, मैनेजमेंट में नहीं है क्योंकि आज में साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो वो मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड
ये मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशनलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं से डिग्री लिए हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी संस्था से, एसोसिएशन से उसका मान्यता प्राप्त से उसको ट्रेनिंग दिया गया है, तभी उसको ये प्रैक्टिस करने का परमिशन दिया गया है। लेकिन एक मैनेजर को ये जरूरी नहीं है। अभी मॉडर्न युग में हो रहा है कि आपको हर एक कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को रख रहा है। किस रूप में रख रहा है? जो हायर अथॉरिटी से एमबीए किया हुआ है उन्होंने को ले रहा है, प्रेफर कर रहा है। बट ये जरूरी नहीं कि एमबीए का ही जो एमबीए किया है वही बच्चा आकर के मैनेजमेंट का काम करेगा। कोई भी मैनेजमेंट का काम कर सकता है आकर के। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन से होना ये मैनेजमेंट के लिए बाध्यतामूलक नहीं है, जरूरी नहीं है। अब है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये डॉक्टर पर, टीचर्स पर और वकील पर लागू होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब वो जो काम कर रहा है वो नैतिक है। वो अगर वो नैतिक काम, एक मान लीजिए एक डॉक्टर इलीगल काम करने लगे, ऑपरेशन की जगह उसका किडनी निकाल करके बेच दे, इलीगल काम करे, तो उसका क्या होगा? लाइसेंस रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, एथिकल चीज नहीं है। सोसाइटी इसको मान्यता नहीं देगी। वो उसको मनुष्य का सेवा करना है और मनुष्य का सेवा भाव में करना है, तो ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। एथिकल कोड ऑफ मैनेजमेंट में कुछ हद तक एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत हद तक मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए क्योंकि मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सक्सेस को देखता है, लेकिन सक्सेस को देखने के साथ साथ उसको सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना पड़ता है, जरूरी है, जानते हैं। लेकिन उतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जितना प्रोफेशनलिस्ट के लिए होता है, डॉक्टर और आपका टीचर्स या लॉयर के लिए जरूरी होता है। सर्विस मोटिव, ये फीचर्स हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव होता है कम अवेस, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हम डिस्कस किए कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव में देखे कि सर्विस मोटिव का मामला होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव होता है, प्रोफेशनलिस्ट की तरह नहीं, बट कुछ हद तक होता है। लेकिन इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हम ये कंक्लूजन निकाले कि अभी हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर्स में मैनेजमेंट को भी लोग प्रोफेशन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के लेवल। कौन कौन से लेवल्स हैं? तो हम लोग मैनेजमेंट का देख रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं 3 लेवल का हम लोग बात करेंगे। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स कौन कौन से लेवल्स हैं? तो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और सुपरवाइजर लेवल। सबसे ऊपर टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में कौन कौन आता है मैनेजमेंट का? टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, टॉप लेवल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं। दिस आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब हम लोग आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारा परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिपार्टमेंटल हेड, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है उसका हेड इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं डिपार्टमेंटल हेड सब। अब आते हैं सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर लेवल क्या है? मतलब सबसे नीचे, इसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर आते हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर इसके अंतर्गत और क्लर्क, ये सब इस सुपरवाइजर लेवल या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना है? 3 है। 3 ऑफ लेवल मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 में हम लोग बात करें सबसे पहले फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम लोग क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे पहले वो क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसका काम क्या है? ये देखना कि फंक्शन क्या डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, ये काम किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, चेयरमैन का, जीएम का, जनरल मैनेजर का, प्रेसिडेंट का देखना। दूसरा क्या फंक्शन है? फ्रेमिंग प्लानिंग पॉलिसीज बनाता है।
है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी फ्रेम करता है और प्लान बनाता है कैसे काम करना है, और क्या है इसका रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए एंड वेलफेयर का भी काम देखना किसका काम है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल, टॉप लेवल का फंक्शन देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि मिडिल लेवल का क्या क्या काम है, मिडिल लेवल क्या क्या काम करता है, मिडिल लेवल फंक्शन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या क्या करता है, या मिडिल लेवल में जो भी मैनेजर है उन लोगों का क्या काम है। तो लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, ये क्या करता है, टॉप लेवल ऊपर लेवल से और नीचे का जो लेवल है सुपरवाइजरी लेवल, उसके बीच में लिंक का काम करता है कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो जो लोग हैं उनका काम है कि दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना, किसके किसके बीच में, टॉप लेवल के बीच में और मिडिल लेवल के लोअर लेवल के बीच में। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के, जैसे इसमें क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तो इन लोगों का काम क्या है, अपने डिपार्टमेंट में जो भी चीजें जरूरत की चीजें हैं, जो जो चीजें को रिक्वायरमेंट है उसका ऑर्गेनाइज करना, उसको सुनिश्चित करना कि वो सब चीजें अवेलेबल है काम करने के लिए। अब हम लोग आते हैं, अब ये और क्या करता है, कौन सा फंक्शन है, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, मतलब अपने जो वर्कर है, अपने अधीन जो उसके अंदर जो वर्कफोर्स काम करता है उसको मोटिवेट करता है, तो ताकि उसका एबिलिटी हो, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, अपना बेस्ट एफर्ट कर सके, ये काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कॉपरेट करना मिडिल लेवल का काम है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है दूसरे के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल पाए। या हम लोग फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल में हम लोग देख लीजिए सारा फंक्शन। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल का फंक्शंस में क्या क्या है, लोअर लेवल फंक्शंस में या ऑपरेशनल लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला क्या है, लुकिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर की सेफ्टी को देखता है कि जो हमारा वर्कर जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कफोर्स है जो वर्कर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सेफ्टी है कि नहीं, वो सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहा है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सेफ्टी देखना किसका काम है, लोअर लेवल का, क्योंकि ये डायरेक्ट वर्कफोर्स से जुड़ा होता है। ये लोअर लेवल का जो मैनेजर होता है, लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट का काम देखता है, उसका जुड़ाव जो होता है डायरेक्ट वर्कफोर्स के साथ होता है, तो वर्कर की सेफ्टी देखना किसका काम है, लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर का काम है। क्या मतलब दूसरे फंक्शंस में इसका और क्या काम है, तो लिंक बिटवीन मिडिल लेवल के साथ ये लिंक करता है, इसके प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंसेस को मिडिल लेवल तक पहुंचाता है, वर्कफोर्स के प्रॉब्लम्स को। They are also responsible for boosting and moral of the workers. Workers के moral को boosting करने में काम आता है। ये लोअर लेवल का काम क्या है, फंक्शंस का they are responsible for boosting moral of the workers. वर्कर्स के moral को एक्टिवेट करता है, morals को boost करता है। These are the next जो है हमारा सुपरवाइजरी लेवल का लास्ट हमारा फंक्शन है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। तो लोअर लेवल मैनेजर जो होता है वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर का जो वर्किंग कंडीशंस कैसा है, वर्किंग कंडीशन वो भी देखता है, ताकि वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मेन फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरवाइजरी लेवल तक का मेन फंक्शन हम लोग डिस्कस किए हैं, लुकिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर, लिंक बिटवीन द मिडिल लेवल टू द वर्कफोर्स, दे आर रिस्पांसिबल फॉर बोस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशंस। ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग गलती से कोऑर्डिनेशन होती है समन्वय, इसके पहले कोऑर्डिनेशन डिस्कशन करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कार्य क्या है, क्या क्या मैनेजमेंट का काम होता है, क्या क्या किया जाता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में ये 5 फंक्शंस को पूरा किया जाता है। तो प्लानिंग के अंदर देखना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये मैनेजमेंट ये हम लोग इसका चैप्टर भी है, हम लोग चैप्टर को में डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल जानते हैं कि थिंकिंग इन एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, प्लानिंग का काम है। दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग मतलब उस काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, कैसे वो चीज़ें एक्वायर होगा, कहाँ से वो चीज़ें आएंगी, ये ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टाफिंग मतलब कितने पीपल की जरूरत है, मेरा मेन पावर कितना चाहिए, कितने लोग जरूरत है, किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, किस प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी एबिलिटी कैसा होना चाहिए, ये स्टाफिंग में हम लोग देखेंगे। मतलब स्टाफिंग का फंक्शन है, फंक्शन में स्टाफिंग में लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ द मेन पावर, तो वर्कफोर्स कितना चाहिए, वो
डायरेक्टिंग मतलब सुपरविजन, मैनेजर क्या करता है, डायरेक्टिंग मतलब कैसे काम करवाना लोगों से काम करवाना डायरेक्टिंग का काम है, देखना, डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना, इसको ये लोग डिटेल्स में चैप्टर में पढ़ेंगे। और कंट्रोलिंग, दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे जो मैनेजर ने टारगेट सेटअप किया वो मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर से वो रिव्यू करता है, देखता है, फिर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, मतलब शॉर्ट कमिंग्स को जहां पर कमियां हैं उस कमियों को ढूंढना, दैट इज द कंट्रोलिंग, दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग ये देखना कि कमी कहां रह गया, उस कमी को पूरा करने के लिए फिर से मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग चलते रहता है। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन और समन्वय के बारे में तो बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन किससे करते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच ए मैनेजर इंटीग्रेट्स देयर एक्टिविटी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। हर एक मैनेजर क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट का इंटीग्रेट एक्टिविटीज को एक जगह लाता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन। इस 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का 6 फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। इसको हम लोग क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे जरूरी तत्व। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग के सामने में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लो जैसे एक माला हमको बनाना है तो उसके लिए हमको बहुत सारे फूल की जरूरत होगी और एक धागा की जरूरत होगी। तो हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक धागा के रूप में काम करेगा, कोऑर्डिनेशन के एक थ्रेड के रूप में काम करेगा, धागा के रूप में। और जितने भी मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हम लोग डिस्कस किए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट का वो फूल के रूप में काम करेगा। मतलब इन 5 फंक्शंस को स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन से 5 फंक्शंस को मैनेजर जब परफॉर्म करता है तो उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। मतलब प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का जरूरत इसलिए है कि प्लानिंग, अगर मान लीजिए हम अपना सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमको पूछना होगा कि उतना प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा, फाइनेंस मैनेजर से हमको पूछना होगा कि उतना कैश अवेलेबल है कि नहीं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम क्या देखेंगे कि माला के लिए हमको फूल की जरूरत है और जैसा फूल को हम क्या करेंगे, माला में उपयोग करते हैं, तब एक सुंदर माला बन सकता है। उसी तरह से मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को पूरा करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन का जरूरत होगा। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग, मैंने सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग मतलब कहां पर किस डिपार्टमेंट में कितने मैन पावर की जरूरत है, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, किसको किस प्रकार के वर्क को दिशा निर्देश की जरूरत है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हमारा जो सेटअप टारगेट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन समन्वय के फीचर्स के ऊपर, कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। जैसे कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हम मैनेजमेंट के फीचर्स नहीं पढ़े, मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो जहां जहां मैनेजमेंट है वहां कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। हर एक डिपार्टमेंट में एक दूसरे का डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। तो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। और प्रोडक्शन, जैसे मैनेजमेंट के फीचर्स में देखें, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, सर्वव्यापी है, तो कोऑर्डिनेशन भी सर्वव्यापी है। क्यों? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन का कोई भी वर्क, बिना कोई भी काम स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो स्मूथली काम को करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सारा एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बीच में समन्वय करना, ये इंश्योर करता है, समन्वय करता है कि हाँ सारा काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक वर्कर के एफर्ट को वो एक जगह केंद्रित करता है, लगाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को डेलिब्रेट फंक्शन करते हैं। क्योंकि डिफरेंट पीपल डिफरेंट मेंटलिटी लेकर के ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एक समन्वय का काम करता है ताकि सब को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए काम करे। ये था कोऑर्डिनेशन का फीचर्स। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ग्रोथ इन साइज। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके लिए ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगा हर एक डिपार्टमेंट को। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए ग्रो किया तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ा, सेल वॉल्यूम बढ़ा, तो सब के बीचों में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करना जरूरत है। तो ग्रोथ इन साइज मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन और जितना ज्यादा जरूरत पड़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, आज विकेंद्रीकरण।
मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का बाजार है। एक डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट में एक जगह समन्वय करना, ये काम इसका कोऑर्डिनेशन का काम है। अब स्पेशलाइजेशन, आज का मॉडर्न जमाना है और मॉडर्न जमाने में हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं और टेक्नोलॉजी, बहुत सा वर्कर जो है हमारा टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं ताकि स्पेशलिस्ट वो सबको क्या कर सके, उस काम को कर सके, स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये फंक्शंस हैं और जो वहाँ से एक्सपर्ट जो आते हैं उनका दूसरे वर्कर के साथ उसका समन्वय करना, वो तालमेल बैठाना, ये जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। दैट्स ऑल। अब इतना ही पढ़े इस वीडियो में। अब हम कुछ क्वेश्चंस बोलते हैं, आप लोग क्वेश्चंस राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपका चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाए। पहले लिख लीजिए डिफाइन मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की विशेषताएं, क्या क्या है मैनेजमेंट की विशेषताएं, उसको लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मैनेजमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बाद आप लिखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिख लीजिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट लेवल एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट का, इसको एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लिखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद लिखिए कोऑर्डिनेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नॉन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे समन्वय को सबसे जरूरी क्यों कहा जाता है, प्रबंधन का सबसे जरूरी काम क्यों मैनेजमेंट को कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग लिखेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन समन्वय की विशेषताएं लिखिए और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इतना ही लिखना है, इस चैप्टर में रिवीजन करना है बार बार। थैंक यू।